हेलो स्टूडेंट, ग्रोथ फेजेस के बाद में अब हम आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ का नेक्स्ट पार्ट लेते हैं, ग्रोथ रेट। वी हैव डिस्कस्ड phases of growth in which there is a meristematic phase, elongation phase and maturation phase. Now come to the part of rate of growth. Rate actually the growth in unit time, increase in growth in unit time। एक particular time में कितनी growth हो रही है उसका calculation growth rate कहलाता है। Now how many types of growth rates are there और किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करते हैं, यही हम ब्रीफ में ग्रोथ रेट के सेगमेंट में डिस्कस करेंगे। ग्रोथ रेट, as we know the definition, increase in growth per unit time. So growth per unit time is actually known as growth rate. Mathematically, the growth rate which is being observed in living organism can be of two types. One is the arithmetical growth rate and another is geometrical. Growth rate may be arithmetical, may be geometrical, दो तरह की हो सकती है। और दोनों ग्रोथ रेट में क्या डिफरेंस है यही हम समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अरिथमेटिक ग्रोथ की, ठीक है। सो व्हाट इज ग्रोथ रेट? सो इंक्रीज इन ग्रोथ इन यूनिट टाइम इज ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट में भी अरिथमेटिक में भी ज्योमेट्रिकल, ठीक है। अब क्या डिफरेंस होता है देखिए, अरिथमेटिक ग्रोथ रेट में ग्रोथ कांस्टेंट रेट पर होती है, स्टेडी कांस्टेंट रेट, ठीक है। इसको यूं समझिए कि ग्रोथ रेट इन विच द ग्रोथ अकर्स एट कांस्टेंट रेट, जहाँ कांस्टेंट रेट पर ग्रोथ हो रही है, ठीक है, फ्रॉम द बिगिनिंग एंड प्रोग्रेस अरिथमेटिकली, बिल्कुल बिगिनिंग से कांस्टेंट रेट चलेगी और अरिथमेटिक चलती है। इसमें क्या होता है, देयर इज अ सेल जो माइटोटिकली डिवाइड हो रही है। एक सेल है, मान लो सपोज वो माइटोटिकली डिवाइड होकर दो सेल बना दी। नाउ बोथ ऑफ द डॉटर सेल्स will not undergo the cell division next time again. Out of the two daughter cell, only one will undergo division. जैसे डायग्राम में देखिए, एक सेल है, डिवीजन हुआ, टू सेल्स बनी। अब दो में से एक सेल डिवाइड नहीं करेगी, एक ही डिवाइड करेगी। ये फिर से दो सेल बनाएगी, इनमें से भी फिर एक ही डिवाइड करेगी। एवरी टाइम यही होगा। Whenever there is a cell division, two daughter cell will produce by mitosis. Among the two daughter cells, one will not divide further and one will divide and again produce daughter cell. ठीक है। तो अब इसमें क्या हो रहा है देखिए, ये जो मैंने पर्पल कलर से बना रखी है, ये वो सेल्स हैं जो अब आगे फर्दर डिवाइड नहीं कर रही, और एक सेल है वो डिवाइड करती चल रही है, ठीक है। तो यहाँ जो रेट है वो अरिथमेटिक पैटर्न पर इंक्रीज होगा। सो अ सेल डिवाइड माइटोटिकली, ठीक है, फॉर्म्स टू डॉटर सेल। नाउ इन विच वन डॉटर सेल विल डिवाइड कंटिन्यूअसली, एक जो है वो लगातार डिवाइड करेगी, वेयर इज द अदर अंडरगो डिफरेंशिएशन एंड बिकम मैच्योर। प्लांट में ऐसी कई जगह पर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ क्या होगा, सेल डिवाइड करेगी, दो सेल बनेंगी, एक सेल तो मैच्योर हो जाएंगी, डिफरेंशिएट होकर के वो अपना जो भी उसका फंक्शन है वो फंक्शन परफॉर्म करेंगी। एक सेल जो है वो डिवीजन करती रहेंगी, उससे फिर दो बनेंगी, फिर उसमें से एक डिवाइड करेगी, एक नहीं करेगी, और यही प्रोसेस चलता रहेगा, ठीक है। कई बार हम देखते हैं जो प्लांट के मेरिस्टम्स होते हैं, जैसे रूट मेरिस्टम, शूट मेरिस्टम, जो भी मेरिस्टम्स हैं, तो मेरिस्टमेटिक सेल जो है वो फिक्स रहती है, ठीक है। मेरिस्टमेटिक सेल लगातार डिवाइड भी कर रही है, लेकिन जो डिवाइडिंग मेरिस्टमेटिक सेल्स है वो फिक्स है। तो सेल बढ़ क्यों नहीं रही? एक्चुअली मेरिस्टमेटिक सेल जब भी डिवाइड करती है, तो जैसे दो सेल बनी, अब उसमें से एक सेल जो होंगी वही मेरिस्टमेटिक है, एक क्या हो जाएगी, परमानेंट हो जाएंगी, मैच्योर हो जाएंगी। तो जो क्वांटिटी ऑफ मेरिस्टमेटिक सेल्स इट रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और जो भी सेल्स एडिशनल बन रही वो सब की सब बैक साइड में आती जाएंगी, और वो फिर मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन करेंगे और प्लांट के वेरियस पार्ट्स बनाती है। So this is how meristem will not increase in quantity, but meristematic cells will divide regularly and they increase the cells quantity of cells which are become permanent cells and forms various body structures, ठीक है। तो ये अरिथमेटिक होता है। इसमें कभी भी देखिए दोनों सेल एक साथ डिवाइड नहीं करके एक ही करती है, तो कांस्टेंट रेट पे चलता है ये, ठीक है। We can observe the arithmetic growth pattern in root elongation where elongation occurs at constant rate. हम रूट की भी बात कर सकते हैं, शूट की भी बात कर सकते हैं, तो वहां हम इसको देख सकते हैं। और अगर हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, इफ अ ग्राफ इज प्लॉटेड बाय टेकिंग लेंथ ऑफ ऑर्गन, अगर हम लेंथ स्टडी कर रहे हैं तो लेंथ ले लें, साइज ले सकते हैं, और भी पैरामीटर्स हो सकते हैं। जैसे सपोज लेंथ की बात करें तो हम वाई एक्सिस पर लेंथ रखें, जैसे ये हाइट ऑफ द प्लांट रख लिया सपोज, एंड एक्स एक्सिस पर अगेंस्ट द टाइम एट एक्स एक्सिस पर हम टाइम रख रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देखेंगे एक लीनियर कर्व बनता है। अरिथमेटिक ग्रोथ में हमेशा एक लीनियर कर्व मिलेगा, एक कांस्टेंट रेट में इंक्रीज होगा। इसको एक इक्वेशन से भी शो कर सकते हैं, LT is equal to L0 plus RT, where LT is the length at time t and L0 is the initial length.
शुरू में लेंथ कितनी थी, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद लेंथ कितनी हुई, ठीक है, टी इज द टाइम एंड आर इज द ग्रोथ रेट, ठीक है, इलोंगेशन पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में कितना इलोंगेशन हुआ, ग्रोथ रेट। तो एल टी इज इक्वल टू एल जीरो। इनिशियल रेट जरूर पता होनी चाहिए, इनिशियल जो हाइट है या इनिशियल जो हमारा लेंथ है या साइज है ऑर्गन की, वो जरूर पता होनी चाहिए, और टाइम टी के बाद में कितनी रही उसी से ये कैलकुलेट होती है, और ये एक लीनियर बेस पे चलेगा। अच्छा देखो, ये भी यहाँ से शुरू होगा, एक मिनिमम हाइट, अगर हम लेंथ और हाइट की बात कर रहे हैं तो एक मिनिमम हाइट शुरू से रहती है, उसके बाद आगे हम इसका रेट इंक्रीज करें। तो एक इनिशियल हाइट रहेगी, प्लांट जर्मिनेट भी होगा तो एक छोटा सा पहले तो रहेगा, वहीं से फिर आगे बढ़ता है, तो एक इनिशियल हाइट मान के चलता हूँ जितनी भी हो, एल जीरो होगी, उसके बाद में ग्रोथ रेट आर, टाइम टी, और टाइम टी के बाद में जो लेंथ आएगी वो एल टी हो जाएगी, ठीक है। हमें इस इक्वेशन को बहुत ज़्यादा और यूज़ करके कोई न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करने हैं, बट हमें अरिथमेटिक ग्रोथ की इक्वेशन ध्यान रखनी है, और हम ऑर्गन की या ऑर्गेनिज्म की साइज और टाइम के रिस्पेक्ट में अगर इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये एक लीनियर कर्व आता है, ठीक है, लीनियर कर्व आता है। आप इसका स्लोप कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ से हम किसी भी एक्सिस इस तरह से इसका स्लोप भी कैलकुलेट कर सकते हैं, व्हाटएवर, ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। खैर आगे की हमें अरिथमेटिक की इक्वेशन ध्यान रखनी है। तो ये एक हुआ अरिथमेटिक ग्रोथ, जिसमें सेल डिवाइड रेगुलरली हो रही है, लेकिन उसमें डॉटर सेल में एक ही डॉटर सेल डिवाइड करेगी, एक क्या हो जाएगी, परमानेंट डिफरेंशिएट होकर के परमानेंट सेल्स में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द ज्योमेट्रिकल ग्रोथ। अगली लेते हैं ज्योमेट्रिकल ग्रोथ, जो इनसे थोड़ी अलग है। ज्योमेट्रिकल ग्रोथ में क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा रेट फास्ट रहेगी, यहाँ पर सेल जो है डिवाइड करके दो डॉटर सेल बनाएगी, अब दोनों डॉटर सेल फिर डिवाइड करेगी, ऑल द सेल विल डिवाइड कंटिन्यूअसली, ठीक है। देखिए, एक से दो बनी, दो से चार बनी, ये 2, 4, 8 इस तरह से मल्टीपल होगी ज्योमेट्रिकली, ठीक है। सो हियर द ग्रोथ कर्व, इन दिस ग्रोथ एवरी सेल डिवाइड्स विद ऑल डॉटर सेल्स ग्रोइंग एंड डिवाइड अगेन, ठीक है। तो ये तो ज्योमेट्रिक पैटर्न पर इंक्रीज होगी, 2, 4, 8, 16, 32 लाइक दिस। यहाँ हर डॉटर सेल फिर से दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाती है। जब इस तरह की ग्रोथ है, प्लांट में इस तरह की भी ग्रोथ मिलती है, ठीक है। दोनों का थोड़ा सा पैटर्न अलग अलग है, अलग अलग जगहों पर मिलेंगी। अच्छा, इस तरह की भी जो ग्रोथ होंगी तो इसमें 3 फेजेस होंगे, ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ ग्रोथ देयर आर 3 फेजेस ऑब्जर्व्ड, इसमें भी 3 फेजेस रहते हैं। इनिशियल जब ग्रोथ स्टार्ट होती है तो देयर विल बी स्लो रेट, ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग रेट स्लो रहती है, धीरे धीरे स्पीड अप होती है। तो सबसे पहला फेज आता है इसमें लैग फेज, ये नाम याद रखिएगा, लैग फेज। दिस इज द इनिशियल फेज ऑफ ग्रोथ व्हेन द रेट ऑफ ग्रोथ इज क्वाइट स्लो। यहाँ पर रेट ऑफ ग्रोथ स्लो रहता है, अभी बस ग्रोथ होना स्टार्ट हुई है, तो स्टार्टिंग का ये स्लो रेट ऑफ ग्रोथ का जो फेज है दैट इज कॉल्ड लैग फेज। उसके बाद फिर थोड़ा सा रेट इंक्रीज होती है, एक पॉजिटिव एक्सेलरेशन आता है, और उसके बाद फिर ग्रोथ रेट अपने मैक्सिमम पर आती है, और उसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेज, लॉग फेज। लैग के बाद आता है लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज। इन दिस फेज ग्रोथ प्रोग्रेसेस रैपिडली, यहाँ पर ग्रोथ रेट मैक्सिमम चलती है, ठीक है, रीचेस टू इट्स मैक्सिमम। तो सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रेट रहेगी वो इसी लॉग फेज में रहती है, एक्सपोनेंशियल फेज में। हियर बोथ द डॉटर सेल ऑब्टेन्ड आफ्टर माइटोसिस डिवाइड कंटिन्यूअसली, यहाँ जो दोनों डॉटर सेल्स हैं वो लगातार वापस डिवाइड करती जाती हैं, एंड सच ए ग्रोथ कैन नॉट बी सस्टेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। अब यहाँ ध्यान रखिए, जब एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ ग्रोथ होती है तो एक्सपोनेंशियल बहुत रैपिड ग्रोथ है, तो यहाँ पर ग्रोथ के जो बाकी के पैरामीटर्स हैं, जो फैक्टर्स हैं, जो एसेंशियल कंडीशंस हैं, वो सब बेटर होनी चाहिए। प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए, प्रॉपर स्पेस होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। जब कंडीशंस आइडियल रहेंगी, ठीक है, बेस्ट कंडीशन रहेंगी, उस समय एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चलती है। लेकिन हम भी जानते हैं कि इस तरह की आइडियल और बेस्ट कंडीशन बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं रहती, इसलिए एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ ग्रोथ जो है ऐसा नहीं कि लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। जब तक सारे बाकी के फैक्टर्स और जो रिक्वायरमेंट्स है वो सब कुछ बेस्ट रहेंगी तो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगी। लेकिन उसके बाद एक समय आएगा जहाँ पर फैक्टर्स वगैरह हर चीज़ लिमिट होती जाती है, तो ग्रोथ भी स्टेबलाइज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में थर्ड फेज आता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज, ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड, स्पेस, एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन, ग्रोथ स्लोज डाउन लीडिंग टू अ फेज कॉल्ड स्टेशनरी फेज। अब देखिए, रीजन कई सारे हो सकते हैं। मैंने कहा ना, न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर होने चाहिए। जब तक तो बढ़िया न्यूट्रिएंट्स रहेंगे एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होगी, लेकिन जब न्यूट्रिएंट्स कम होने लग जाएंगे, स्पेस हो सकता है कम पड़े, डिपेंड करता है कि कहाँ ग्रोथ हो रही है, उसके अकॉर्डिंग फूड, स्पेस, या फिर कुछ टॉक्सिन्स इकट्ठे हो जाए। जब सेल इंक्रीज होती है, सेल से भी हो सकता है कुछ टॉक्सिन्स रिलीज हो, व्हाटएवर।
और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आगे चलकर ग्रोथ थोड़ी स्लो होने लगती है, वो स्टेबलाइज सी हो जाती है, उसको स्टेशनरी फेज कहेंगे। एक्चुअली एक नेचुरल स्टैंडर्ड ग्रोथ का जो पैटर्न है वो इसी तरह का होता है। शुरू में ग्रोथ स्टार्ट होती है, फिर एक्सीलरेट करती है, एक्सपोनेंशियल फेज में मैक्सिमम होती है, स्टार्टिंग वाले फेज को लैग फेज कहेंगे, और जहाँ मैक्सिमम ग्रोथ फेज है वो लॉग फेज है, उसको एक्सपोनेंशियल फेज भी कहते हैं। और उसके बाद फिर ग्रोथ डिक्लाइन होने लगती है, मतलब अब नेगेटिवली एक्सीलरेट होते हुए स्टेशनरी स्टेबलाइज हो जाती है। जब हम इनको ग्राफिकली प्लॉट करते हैं तो एक एस शेप्ड कर्व, सिग्मोइड कर्व बनता है, और ये चीज आप और भी कई टॉपिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इफ वी प्लॉट ऑल दिस थ्री फेजेस ग्राफिकली वी विल ऑब्टेन एस फेज और आल्सो कॉल्ड सिग्मोइड कर्व। एस शेप्ड कर्व ग्रोथ का सबसे पॉपुलर कंडीशन में रहता है और सिग्मोइड कर्व भी कहते हैं, ठीक है। अब जैसे आप इकोलॉजी वगैरह भी पढ़ेंगे आगे या 12th के टॉपिक में, तो उसमें भी ये चीज आएंगी, ग्रोथ रेट, बेसिकली ग्रोथ की इक्वेशंस, ग्रोथ रेट हर जगह। अब एक ऑर्गन की या एक ऑर्गेनिज्म की या एक पॉपुलेशन की ग्रोथ की बात करो तो ग्रोथ की जो फंडामेंटल चीजें वो तो वही रहेंगी। हम इकोलॉजी में पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं या हम ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, उसके ऑर्गन की ग्रोथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये ज्योमेट्रिकल पैटर्न रहता है। और आपको इस तरह के ज्योमेट्रिक फेस देखो कहाँ कहाँ मिलेंगे। अगर मैं प्लांट के अलावा बात करूँ तो जैसे माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रोब्स बिल्कुल ज्योमेट्रिकल वे में ग्रो करते हैं। उनकी ग्रोथ स्टेडी स्टार्ट होती है, लैग फेज, फिर लॉग फेज आता है और उसके बाद फिर स्टेशनरी फेज। माइक्रोब्स में बहुत अच्छे से दिखाई देंगे क्योंकि माइक्रोब्स भी फटाफट बढ़ते हैं, लेकिन फिर वही न्यूट्रिएंट और स्पेस का लिमिटेशन आ जाता है तो ग्रोथ फिर स्टेशनरी फेज हो जाती है, ठीक है। ये सिग्मोइड पैटर्न का कर्व इस तरह से दिखता है, देखिए, साइज और वेट ऑफ ऑर्गन। और प्लांट में भी दिखेगी, प्लांट में भी, माइक्रोब्स में तो होता है, माइक्रोब शोज ज्योमेट्रिकल पैटर्न ऑफ ग्रोथ, माइक्रोब शो करते हैं। सिमिलरली वी कैन स्टडी द ग्रोथ ऑफ सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन ऑफ अ प्लांट इफ यू प्लॉट अ पैरामीटर ऑफ ग्रोथ सच एज साइज, वेट, कोई भी पैरामीटर ले सकते हैं हम, साइज ले सकते हैं, वेट ले सकते हैं ऑर्गन का वाई एक्सिस पर, अलोंग विद द टाइम एट एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पर तो हमने अपना पैरामीटर ले लिया, साइज या वेट कुछ भी, और इधर टाइम रख लिया, और जब हम इसको प्लॉट करते हैं विल गेट एस शेप कर। देखिए ये इनिशियल थोड़ा सा स्लो पेस पे चलती है, लॉग फेज है, ठीक है, लैग फेज। फिर ये एक्सपोनेंशियल फेज है, इस एक्सपोनेंशियल फेज को हम क्या कहते हैं, लॉग फेज। ये लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल फेज, और उसके बाद ये स्टेबलाइज, ठीक है। वैसे तो 3 फेज मानते हैं, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, बट कई बार लोग बात जो है इसमें कुछ एडिशनल फेज और भी जोड़ देते हैं कि जैसे ये वाला जो हिस्सा है यहाँ, और एक ये जो यहाँ हिस्सा है, यहाँ आप देखो ये इंक्रीज हो रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। कई बार इस रीजन को कहा जाता है पॉजिटिव एक्सीलरेशन फेज, इसको पॉजिटिव एक्सीलरेशन फेज भी कह सकते हैं। फिर ये लॉग फेज हो गया, और ये जो हो जाएगा दिस इज नेगेटिव एक्सीलरेशन फेज, नेगेटिव एक्सीलरेशन फेज। So somewhere you will find 4 phases and 5 phases also, अलग अलग जगहों पर। वैसे तो 3 स्टैंडर्ड फेज तो 3 है, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज। 2 और जोड़ सकते हैं, पॉजिटिव एक्सीलरेशन, नेगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। ये एक स्टैंडर्ड सिग्मोइड कर्व है। आप इंडिपेंडेंट माइक्रोब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें तब भी ऐसा ही ग्रोथ बनेगा। प्लांट के किसी सेल, टिश्यू, ऑर्गन की ग्रोथ की बात करते हैं तब भी इसी तरह का रहता है। फ्रूट ग्रोथ हो रही है, जो भी प्लांट का पार्ट ग्रो हो रहा है, तो वो इनिशियली थोड़ा धीरे धीरे ग्रोथ स्टार्ट करता है, फिर उसकी ग्रोथ मैक्सिमम होती है, फिर रुक से जाती है, स्टेबल हो जाती है। इस तरह से सिग्मोइड पैटर्न का ये ग्रोथ कर्व मिलता है, ठीक है। तो अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक 2 पैटर्न होते हैं। अरिथमेटिक पैटर्न एक कांस्टेंट रेट है, वहां पर सेल नंबर इंक्रीज होता है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से ज्योमेट्रिक पैटर्न पर होता है। उसको समझने का सबसे बढ़िया तरीका है, एक सेल को डिवाइड कराइए, एक सेल में माइटोसिस होकर के 2 सेल बनेंगी, अब 2 में से कोई एक ही वापस डिवाइड करेगी, और यही प्रोसेस चलता रहेगा। अरिथमेटिक पैटर्न है, ठीक है। अगर सेल, एक सेल से 2 बन रही, 2 से 4 बन रही, 4 से 8 बन रही, तो ये ज्योमेट्रिक पैटर्न हो गया। दोनों तरह के पैटर्न है, प्लांट में दोनों तरह के पैटर्न मिलते हैं, बाकी ऑर्गेनिज्म में भी मिलते हैं, ठीक है। फिर ये 3 फेजेस होते हैं जिसके बेस पर ग्रोथ का पूरा पैटर्न दिखाया जाता है कि स्टार्ट होना, फिर मैक्सिमम ग्रोथ, फिर स्टेबल होना, तो ये सिग्मोइड कर्व बनता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ कभी कभी क्वेश्चन ये आता है कि ठीक है, प्लांट का एक पार्ट या पर्टिकुलर ऑर्गन की ग्रोथ तो आप इस तरह से दिखा रहे हो, लेकिन अगर हम ओवरऑल प्लांट की बात करें, स्पेशली वो पेरिनियल ट्रीज जो होते हैं जिनमें सीजनल वेरिएशन होता है कि उसमें हर साल लीफ गिर जाती, सनेसेंस होता है, फिर उसके बाद वापस नई लीफ आती है, फ्लावर्स आते हैं, फ्रूट आते हैं,
फिर लीफ गिर जाती है, मतलब वहाँ एक पीरियोडिकली ये काम चलता है। ठीक है, सीजनल वेरिएशन वाले जो प्लांट हैं, जो ट्रीज हैं, उनमें ग्रोथ कर्व कैसा होगा, कभी कभी ये पूछ लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें सिग्मोइड पैटर्न नहीं बनेगा। एक्चुअली उसमें ऐसा नहीं है। सिग्मोइड पैटर्न क्या होता है, देखो एक तो क्या होता है, पूरे प्लांट की अगर हम बात करेंगे, वो भी जो पेरिनियल ट्रीज हैं, तो वहाँ एक सिग्मोइड पैटर्न से पूरे प्लांट की ग्रोथ नहीं समझा सकते ना। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, ट्री शोइंग सीजनल एक्टिविटीज डज नॉट शो सिंगल सिग्मोइड कर्व। सिंगल एस शेप्ड कर्व नहीं मिलेगा कि एक ही पूरे ट्री का कर्व। वहां तो हर साल लीफ गिरेगी, हर साल डेथ होगी, फिर हर साल वापस नई लीफ आएंगी। तो वहां क्या होता है, कर्व विल शो स्मॉल स्टेप्स इंडिकेटिंग स्टॉपेज एंड रिजम्पशन ऑफ ग्रोथ एवरी ईयर। वहां हर साल ग्रोथ रुकेगी, सेनेसेंस होगा, फिर वापस नई शुरू होगी। तो वहां छोटे छोटे स्टेप्स में कई सारे सिग्मोइड बनते जाएंगे एवरी ईयर। मतलब उसका ग्राफ थोड़ा इस तरह से नहीं बनता। अगर मैं छोटा सा अगर बना के समझाने की कोशिश करूं, तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये सिग्मोइड कर्व शुरू हुआ, ये यहाँ शुरू हुआ, ये एक ईयर का हो गया। अब उसके बाद में फिर वापस डेथ आएगी, ये फिर नीचे जाएगा ऐसे, फिर ये यहाँ से ऐसे उठेगा। मतलब यहाँ पर ईयर बाई ईयर, जैसे ये 1 ईयर का हो गया, फिर इसके बाद में यहाँ ये जब आगे जाएगा, ये नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा। तो वहाँ एक डेथ फेज भी आएगी, जिसमें ये डाउन, तो ये छोटे छोटे स्टेप्स में चलेगा। तो इसीलिए सिग्मोइड, वैसे देखा जाए तो सिग्मोइड कर्व तो है, लेकिन ऐसा कोई एक सिंगल सिग्मोइड कर्व नहीं है, बल्कि उसकी बजाय ईयरली बेस पर छोटे छोटे स्टेप्स में सिग्मोइड बनेंगे। छोटे छोटे इस तरह से एक सिग्मोइड, फिर ये वापस डेथ हो गई, फिर से सिग्मोइड, फिर डेथ, फिर से सिग्मोइड, एवरी ईयर इसी तरह से चलेगा। तो सीजनल एक्टिविटीज वाले जो प्लांट हैं, जो ट्रीज हैं, उनमें छोटे छोटे स्टेप्स में ईयर बेस पर छोटे छोटे सिग्मोइड बनेंगे। ठीक है, इस तरह से उसमें डेथ फेज भी रहेगी। और अदरवाइज ओवरऑल जो सिग्मोइड कर्व होता है वो उस तरह से बनता है। ये ट्री और सीजनल एक्टिविटी का तो कोई स्पेशली और एडिशनली पूछ ले तो अलग बात है, बट जनरली ज्योमेट्रिक पैटर्न और जो ग्रोथ के जो फेजेस हैं उसके अकॉर्डिंग एक सिग्मोइड कर्व बनता है। अच्छा, यहाँ सबसे मैक्सिमम ग्रोथ कहाँ होगी, एक्सपोनेंशियल फेज पर। अच्छा, माइक्रोब के केस में ये भी कहा जाता है, हम यहाँ क्या कहते हैं कि एक्सपोनेंशियल से स्टेशनरी पे कब जाते हैं, जब फूड, न्यूट्रिशन, स्पेस कहीं ना कहीं लिमिटेशन आ जाती है, तो फिर ग्रोथ रुक सी जाएगी और स्टेबल हो जाती है। लेकिन एक क्वेश्चन भी आता है, ये आपको पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व जो पढ़ोगे वहाँ भी आएंगे, कि अगर हम एक माइक्रोब को प्रॉपर न्यूट्रिशन और स्पेस देते रहें तो क्या होगा। ठीक है, अगर आप उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन, जैसे हम कल्चर मीडियम में करते हैं, कल्चर मीडियम में माइक्रोब ग्रो हो रहे हैं, आप बराबर न्यूट्रिएंट्स मिलाते रहे और स्पेस की भी कोई कमी नहीं आ रही उनको, तो फिर उनका ये स्टेशनरी फेज नहीं आता, फिर वो यूं चलेंगे और यूं ही चलते जाएंगे, तो वो जे शेप्ड कर्व हो जाता है। एस शेप की बजाय क्या हो जाएगा फिर, जे शेप। जे शेप व्हेन न्यूट्रिशन एंड स्पेस आर बीइंग अनलिमिटेड, कि न्यूट्रिएंट्स अनलिमिटेड है, स्पेस की कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर एस शेप के बजाय वो कर्व जे शेप हो जाता है। बट ये आर्टिफिशियल कंडीशन में पॉसिबल होता है ज्यादातर केस में। ठीक है, नेचुरल कंडीशन में तो ये क्या बनता है, सिग्मोइड पैटर्न बनेगा, एस शेप का। ठीक है, यहाँ जो एक्सपोनेंशियल फेज होती है, इस एक्सपोनेंशियल फेज पर अगर हम जरा ग्रोथ रेट कैलकुलेट करें तो इसका भी एक इक्वेशन आपको ध्यान रखनी। जैसे एक इक्वेशन तो आपको बताई थी वहां पर, ठीक है, कि LT = L0 + RT। ठीक है, अरिथमेटिक पैटर्न पर जो स्ट्रेट लाइन बनती है वो स्ट्रेट लाइन कर्व होता है। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। एक इक्वेशन हम एक्सपोनेंशियली, जो ज्योमेट्रिक पैटर्न पर जो एक्सपोनेंशियली ग्रोथ होती है उसकी भी ग्रोथ इक्वेशन ले सकते हैं। W1 = W0 e⁻RT। इसमें W1 फाइनल साइज है, चाहे वो हाइट हो, वेट हो, नंबर हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, W0 इनिशियल है, या इनिशियल पता होना जरूरी, इनिशियल के रेस्पेक्ट में निकलेगी। ठीक है, E जो होता है वो तो बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है, लॉगरिथम बेस है, R जो ग्रोथ रेट और T टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है एक्सपोनेंशियल फेज या जो ज्योमेट्रिक पैटर्न पर जो एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ ग्रोथ होता है वहां की इक्वेशन ये ध्यान रखनी है। अब इस इक्वेशन को बहुत ज्यादा अपने को कोई डिराइव करना या कोई अप्लाई करने की खास जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हाँ ये जरूर है, हमने शुरू में भी देखा LT = L0 + RT, वहां भी L0 इनिशियल साइज, इनिशियल वेट जरूर कंसिडर होता है, और यहाँ भी W0 जो है इनिशियल साइज एट द बिगिनिंग, ये जरूर ली जाती है कि हम शुरू कहाँ से कर रहे हैं और कहाँ तक पहुंचे, कितने टाइम में पहुंचे, उसी से तो ग्रोथ रेट आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो R के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखें। R जो होता है, ये ग्रोथ रेट इज एक्सप्रेस्ड इन द अबव इक्वेशन इज एक्चुअली रिलेटिव ग्रोथ रेट। ये ग्रोथ रेट कहते हैं ना, ये रिलेटिव ग्रोथ, थोड़ा अभी मैं और समझाऊंगा रिलेटिव ग्रोथ रेट क्या है।
रिलेटिव इसलिए कि हम इसको इनिशियल के रेस्पेक्ट में निकालेंगे कि आप शुरू में कितना लेके चल रहे हो, कितना था और अब कितना हो गया। तो ये रिलेटिव ग्रोथ रेट होती है विच मेजर्स द एबिलिटी ऑफ प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू मटेरियल। ठीक है भाई, एक पर्टिकुलर टाइम में इनिशियली हमारे पास जो जितने चीजें थी या जो वेट था, जो हाइट थी, और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इतनी हो गई, तो ये हमने क्या किया, इनिशियल के रेस्पेक्ट में निकाली, रिलेटिव ग्रोथ रेट होती है। और इसी से हमें प्लांट के उस ऑर्गन की या प्लांट की नई मटेरियल को सिंथेसाइज करने की एफिशिएंसी पता चली। इसलिए इसको एफिशिएंसी इंडेक्स भी कह सकते हैं कि आपको उसकी एफिशिएंसी पता चल रही है कि आप कहां से कहां तक आए। ठीक है, सो अबव ये जो है एफिशिएंसी मेजर करता है, इसलिए इसको कहते हैं एफिशिएंसी इंडेक्स। ठीक है, एंड द ओवरऑल साइज ऑफ एनी ऑर्गन ऑफ द प्लांट डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल साइज। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, इनिशियल साइज पे डिपेंड करेगा कि ओवरऑल फाइनली कितनी साइज बनेगी। आप स्टार्ट करते हो उस समय क्या स्थिति थी, बाकी और फैक्टर्स तो करेंगे अफेक्ट, लेकिन स्टार्टिंग इनिशियल साइज के रेफरेंस में ही ये कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अभी रिलेटिव ग्रोथ पर हम और भी आगे डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने ग्रोथ के फेजेस बताया, ग्रोथ रेट बताई। तो एक एरिथमेटिक पैटर्न है, एक लीनियर कर्व बनता है वहां पर, और एक कांस्टेंट रेट पर वहां डिवीजन होता है। वो आपको रूट और शूट के एपिकल मेरिस्टम में मिल सकता है। ठीक है, फिर एक ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है जहां पर अच्छी खासी रेट में ग्रोथ होगा, और वहां सारी डॉटर सेल बार बार डिवाइड करेगी ज्योमेट्रिकली 2 4 8 16 के पैटर्न पर। ठीक है, उनकी ये इक्वेशन भी ध्यान रखनी है। तीन फेजेस ध्यान रखने हैं, लेग फेज, लॉक फेज एंड स्टेशनरी फेज, सिग्मोइड कर्व बनता है। ठीक है, प्लांट में अगर हम बात करें तो दोनों तरह के फेजेस, दोनों तरह की ग्रोथ रेट आपको अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक दोनों दिखेगी। जैसे जब लाइफ की शुरुआत होती है जायगोट से, तो जायगोट जब डिवाइड होता है तो आप देखो 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8, वहां तो सारी सेल डिवाइड हो रही। तो उस समय कैसी ग्रोथ हो रही है, ज्योमेट्रिक। तो जायगोट से जब तक एम्ब्रियो बन रहा है तब तक तो ज्योमेट्रिक पैटर्न पे ग्रोथ हो रही है, और एक अच्छा खासा मास बन जाता है एम्ब्रियो का। उसके बाद क्या हो रहा है, फिर एम्ब्रियो में सेल्स में डिफरेंशिएशन होने लगता है कि भाई ये इस काम के लिए, ये इस काम के लिए। तो कुछ सेल डिवाइड हो रही, कुछ नहीं भी हो रही, वहां फिर आगे जाके अरिथमेटिक पैटर्न आ जाता है। ठीक है, इसको मैं एनसीईआरटी के कुछ डायग्राम से आपको इंडिकेट करना चाहूँ। तो ये देखिए, ये तो अरिथमेटिक पैटर्न है। ठीक है, ये ज्योमेट्रिक पैटर्न। एनसीईआरटी ने कुछ इस तरह से डायग्राम दिखा रखे, मतलब ये वही बात है कि जैसे ये एक सेल थी, फिर इससे ये 2 सेल बनी। ठीक है, फिर एक डिवाइड नहीं करेगी, दूसरी डिवाइड करेगी ऐसे, फिर से ये डिवाइड करेगी लाइक दिस। जो हमने वो डायग्राम बनाया था वही ये बना हुआ है, इसमें इन्होंने इस तरह से ये अरिथमेटिक पैटर्न शो कर रखा है। ज्योमेट्रिक पैटर्न में क्या है, ये जैसे एक सेल, तो इससे बनी हुई ये 2 सेल, फिर इससे भी वापस ये दोनों डिवाइड होंगी, तो 2 से ये 4 हो जाएंगी। तो दिस इज द ज्योमेट्रिक पैटर्न जो इस तरह से दिखा रखा है। करेक्ट, ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है। अच्छा, ये प्लांट के डेवलपमेंट का थोड़ा सा पार्ट दिखा रखा है। देखो ये जायगोट है इनिशियली, अब जायगोट डिवाइड हो रहा है, एक ये 2 सेल, 4 सेल, और इस तरह से बढ़ती जा रही। तो ये पूरा का पूरा ज्योमेट्रिक डिवीजन हो रहा है। तो इनिशियली एक ज्योमेट्रिक डिवीजन हो रहा है एम्ब्रियो बनने तक। उसके बाद में फिर डिफरेंशिएशन आ जाता है, कुछ सेल्स डिवीजन कर रही हैं, कुछ नहीं कर रही हैं, उन्होंने डिवीजन कैपेसिटी लूज कर दी, वो परमानेंट सेल हो गई, कुछ डिवाइड कर रही है, ये वही मेरिस्टम वगैरह बन गए। तो ये जो है ये सारा अरिथमेटिक फेज आ जाता है। तो जब प्लांट का डेवलपमेंट भी हो रहा है, ऐसा ही लगभग सारे ऑर्गेनिज्म के साथ होता है। तो इनिशियली ज्योमेट्रिक फेज के फॉर्म में ग्रोथ होती है, उसके बाद फिर वो अरिथमेटिक पैटर्न पर आ जाती है। तो ग्रोथ के ये दोनों फेजेस, ये दोनों रेट ध्यान रखने, ज्योमेट्रिक ग्रोथ क्या है, अरिथमेटिक ग्रोथ क्या है, इनकी इक्वेशन जो बताई थी वो भी ध्यान रखनी है, ग्रोथ कर्व ध्यान रखना है। ठीक है, अरिथमेटिक पैटर्न पे तो लीनियर कर्व बनता है, ज्योमेट्रिक पैटर्न पर आपको सिग्मोइड कर्व दिखेगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें ध्यान रखनी। अच्छा, ग्रोथ में जो मैंने आपको रिलेटिव ग्रोथ की बात की थी उसको भी थोड़ा और समझ लें, एब्सोल्यूट ग्रोथ एंड रिलेटिव ग्रोथ। ठीक है, एक एब्सोल्यूट ग्रोथ का मतलब तो कि एग्जैक्ट कितना इंक्रीज हुआ। ठीक है, और एक रिलेटिव ग्रोथ में क्या होता है कि आपके पास कितना था और उससे आप कितना बढ़कर आए, ये रिलेटिव निकाला जाता है, और वो ज्यादा वैल्यूएबल होती है। ठीक है, सो देयर आर 2 वेज बाय विच क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन ग्रोथ ऑफ लिविंग सिस्टम कैन बी डन। लिविंग सिस्टम में जो ग्रोथ हो रही है उसका अगर मैं क्वांटिटेटिव कंपैरिजन कि हाउ मच ग्रोथ अकर, सो मान लो 2 यूनिट है, 2 प्लांट है, कोई भी चीज है, तो 2 की अगर हमें ग्रोथ कंपेयर करनी है तो वो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन 2 तरह से होता है। एक तो होता है एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट से, और एक होता है रिलेटिव ग्रोथ रेट। देयर आर 2 टाइप्स। एब्सोल्यूट में कुछ भी नहीं है, इट इज द मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम, कि एक यूनिट टाइम में कितनी ग्रोथ हुई पर यूनिट टाइम। मान लीजिए कोई प्लांट पार्ट है जिसमें 5 ग्राम का वेट था, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में वो 10 ग्राम हो गया। कोई एक और प्लांट पार्ट है जिसमें 50 ग्राम का वेट था, वो भी उतने पर्टिकुलर टाइम में, मान लो टाइम 1 डे मान लो,
तो एक दिन में वो 5 से 10 हो गया, और वो 50 था, 50 से 55 हो गया। तो उसमें जो एब्सोल्यूट इंक्रीज कितना हुआ, 5 से 10 हुआ तो 5 बढ़ा, और 50 से 55 हुआ तो भी 5 बढ़ा। तो दिस इज एब्सोल्यूटनेस कि एक पर्टिकुलर टाइम में हाउ मच इंक्रीजमेंट वाज देयर, तो वो एक एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट होती है, टोटल ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ठीक है, लेकिन इससे आपको एफिशिएंसी पता नहीं चल रही है। अब जो 5 ग्राम था और एक 50 ग्राम था, दोनों में 5 ऐड हो गया एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, तो एब्सोल्यूट ग्रोथ तो इक्वल है, लेकिन एफिशिएंसी की बात करूं तो वो रिलेटिव से निकलेगी कि एक तो जो 5 ग्राम था वो 5 से 10 हो गया, अपने इनिशियल वैल्यू से डबल हो गया, और एक जो 50 था वो 55 हुआ है। तो एफिशिएंसी किसकी ज्यादा हुई, फर्स्ट वाले की। तो एफिशिएंसी वो रिलेटिव बेस पर निकलती है। ठीक है, इसीलिए हमने उसको एफिशिएंसी इंडेक्स भी कहा था, रिलेटिव ग्रोथ का। नाउ ग्रोथ ऑफ द गिवन सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेशन ऑन अ कॉमन बेसिस लाइक पर यूनिट इनिशियल पैरामीटर। अगर हम एक कॉमन बेसिस इनिशियल पैरामीटर को मानते हुए ग्रोथ को कैलकुलेट करेंगे, वो रिलेटिव ग्रोथ होती है। ठीक है, अब रिलेटिव ग्रोथ कैसे निकाली जाएगी, तो ग्रोथ पर यूनिट टाइम जो हो रही है एंड इनिशियल साइज क्या है इनटू 100, दिस विल गिव यू द रिलेटिव ग्रोथ। तो इनिशियल को कंसीडर करना पड़ेगा, तो फिर आपको परसेंटेज में रिलेटिव ग्रोथ रेट आ जाए। एब्सोल्यूट में तो जो एब्सोल्यूट इंक्रीज हुआ वो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट। हमें एनसीईआरटी ने इसका एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है लीफ की साइज को लेकर। मैं वही डायग्राम आपको बता कर दिखाऊं। तो ये देखिए, फॉर एग्जांपल देयर आर 2 लीव्स ए एंड बी, 2 लीफ है, ए है और बी है, ठीक है, ऑफ डिफरेंट साइज, शोज एन एब्सोल्यूट इंक्रीज इन एरिया एट ए गिवन टाइम। अब देखिए दोनों का एरिया बढ़ा, ए लीफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की है, ठीक है, और फिर ये बढ़कर के ये जो डॉट 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 बना के अब ये कितनी होगी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। बी लीफ 50 सेंटीमीटर स्क्वायर की जो बढ़ के 55 होगी। ठीक है, यूनिट टाइम में इनके एरिया में इंक्रीज हुआ। सो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट ऑफ बोथ लीव्स इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों में देखो इंक्रीजमेंट कितना आया, 5 में जो एग्जांपल वेट का बता रहा था, तो ये वही 5 का इंक्रीजमेंट हुआ। बट रिलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ ए इज हायर देन बी। रिलेटिव रेट हायर होगी कैसे, देखो इसकी निकालते हैं, रिलेटिव ग्रोथ रेट ऑफ ए। तो इनिशियल साइज क्या थी 5, और ग्रोथ रेट, ग्रोथ पर यूनिट टाइम भी कितना 5। हमारा फार्मूला क्या था, ये रहा ना फार्मूला, ग्रोथ पर यूनिट अपॉन इनिशियल इनटू 100। तो यहाँ पर ग्रोथ पर यूनिट कितनी है 5, इनिशियल साइज भी 5 इनटू 100, मतलब इसमें तो 100% इंक्रीजमेंट हुआ, डबल हो गई ना, जस्ट 5 से 10। और जो ग्रोथ लीफ बी है इसमें इनिशियल वैल्यू कितनी है, सॉरी ग्रोथ कितनी हुई 5 और इनिशियल वैल्यू कितनी है 50, और इसको अगर हम निकालेंगे तो 10% आ रही। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट से आपको कंपैरिजन पता चल रहा है कि लीफ ए शोज 100% ग्रोथ while leaf B shows 10% growth in a unit time। तो रिलेटिव ग्रोथ से आपको दो अलग अलग सिस्टम, दो अलग अलग ऑर्गन, दो अलग अलग प्लांट का ग्रोथ कंपैरिजन अच्छे से मिलेगा, जो क्वांटिटेटिव कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो ये और ध्यान रखना है कि व्हाट इज एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट एंड व्हाट इज रिलेटिव ग्रोथ रेट। तो ये बेसिकली आज अभी जो हमने पढ़ा वो था डिफरेंट ग्रोथ रेट्स, ग्रोथ पैटर्न्स, एरिथमेटिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, linear curve, sigmoid curve, their equations as well as absolute as well as relative growth rates। ठीक है, अब इसके बाद में आगे बढ़ते हैं ग्रोथ रेट के बाद, phases of growth और ग्रोथ रेट, दो इंपॉर्टेंट चीजें हमने कंप्लीट करी। नाउ कम्स टू द कंडीशंस फॉर ग्रोथ। अब ग्रोथ की कंडीशन, या हम प्लांट के रिस्पेक्ट पे बात करेंगे हम, क्योंकि प्लांट ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो कई सारी कंडीशंस हैं जो ग्रोथ के लिए चाहिए, फेवरेबल होनी चाहिए। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं उनको जरा सा डिस्कस कर लें। सो ग्रोथ ऑफ प्लांट इन्वॉल्व सिंथेसिस ऑफ मोर प्रोटोप्लाज्म। देखिए ग्रोथ में होता क्या है, प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस होगा, सेल डिवाइड होगी, सेल इलोंगेट होगी, और फिर डिफरेंशिएशन हो जाएगी, स्पेशलाइज्ड हो जाएगी। ये सारे ग्रोथ के ही स्टेप्स, ये सारा काम ग्रोथ में होगा। ठीक है, एंड इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मेनी फैक्टर्स। इसमें बहुत सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस शो करते हैं, जैसे सबसे पहले है वाटर। ऑफ कोर्स वाटर जो यूनिवर्सल सॉल्वेंट की तरह काम आता है, वाटर तो चाहिएगा ही चाहिएगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलोंगेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ टर्जिडिटी। जब सेल एनलार्ज होती है तो वैक्यूलेशन होता है, वाटर इंक्रीज होता है, टर्जिड हो जाती है। सेल डिवाइड होने के बाद इलोंगेट होती है, तो इलोंगेशन में तो वाटर की जरूरत पड़ेगी, और उसके बाद उसकी टर्जिडिटी, शेप साइज मेंटेन भी रहेगा।
इसके साथ साथ वाटर एक मीडियम प्रोवाइड करता है जिसमें सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो पाएगी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो भी है, प्रोवाइड मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिक पार्ट है तो उसके लिए एक मीडियम तो चाहिए ना, वो मीडियम वाटर रहता है, उसी में एक्वस मीडियम में सारा काम होता है। तो वाटर इज एन एसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर ग्रोथ। तो प्रॉपर हाइड्रेशन वाटर होना चाहिए। हम प्लांट में इसीलिए तो वाटर डालते हैं, अगर हम पानी नहीं दे रहे हैं उसको प्लांट ग्रो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ऑक्सीजन, अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। ये किस लिए चाहिए? रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन क्यों चाहिए? रेस्पिरेशन प्रोड्यूस रेस्पिरेटरी एनर्जी, एटीपी प्रोड्यूस होंगे, और वही रेस्पिरेटरी एनर्जी जो है आपके बाकी के सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी में काम आएगी। मैंने आपको पहले कहा था कि ग्रोथ के अंदर एनाबॉलिक पार्ट ज्यादा होगा, तभी तो एक्यूमुलेट होकर के कुछ चीज बढ़ेगी। ठीक है, और सिंथेसिस के पार्ट में आपको अगर कोई चीज सिंथेसाइज करनी है, यू नीड एनर्जी एंड दैट कम्स फ्रॉम रेस्पिरेशन, एंड फॉर रेस्पिरेशन वी नीड ऑक्सीजन। ओके, ठीक है, दिस प्रोवाइड एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटी, सो वी मस्ट नीड रेस्पिरेशन, सॉरी ऑक्सीजन। देन न्यूट्रिएंट्स, तीसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है रॉ मटेरियल। सॉइल से जहां से भी प्लांट न्यूट्रिएंट ले रहा है, इट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट, जो मैक्सिमम सॉइल से आते हैं। दे आर द रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जब प्रोटोप्लाज्म का सिंथेसिस होगा तो उसका रॉ मटेरियल यही, तो हमें न्यूट्रिएंट्स तो चाहिए नहीं चाहिए। मतलब ये वो बेसिक चीजें हैं जो प्लांट को आप प्रॉपर प्रोवाइड करोगे तभी उसकी प्रॉपर ग्रोथ होगी। कुछ फैक्टर्स और भी हैं। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर। जितनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हैं, जितनी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज है, दे नीड ऑप्टिमम एप्रोप्रिएट टेम्परेचर रेंज। ठीक है, दिस इज अराउंड 28 to 30 डिग्री द ऑप्टिमम फॉर ग्रोथ इन मोस्ट ऑफ द प्लांट। वैसे भी आप देखिए, बहुत ज्यादा टेम्परेचर, बहुत लो टेम्परेचर हमेशा एडवर्स रहता है, उसमें ग्रोथ नहीं होती। दिस वेरी लो एंड वेरी हाई टेम्परेचर एडवर्सली अफेक्ट द ग्रोथ। ठीक है, और जैसे हमारे जितने एंजाइमेटिक रिएक्शंस हैं, एंजाइम 45 डिग्री के बियॉन्ड तो काम ही नहीं करते, तो इसलिए 40-45 डिग्री के बाद ग्रोथ रुक जाएगी। जब एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं होगी, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म कुछ नहीं होगा, तो कोई ग्रोथ नहीं होगी। सो प्रॉपर एप्रोप्रिएट टेम्परेचर रेंज भी होनी चाहिए, बहुत हाई बहुत लो एडवर्स रहेंगी। देन वी नीड, नेक्स्ट वन इज लाइट। हालांकि लाइट का रोल थोड़ा सा लेट शुरू होता है। इनिशियल ग्रोथ, जैसे जायगोट से एम्ब्रियो बन रहा है या जो भी ग्रोथ हुई, तो इनिशियली यू मे नॉट नीड लाइट सो मच एसेंशियली, बट लेटर ऑन जब फोटोसिंथेसिस शुरू हो जाता है, लीफ बन जाती है, तो वहां तो सारा सिंथेसिस फोटोसिंथेसिस के साथ होगा, तो वहां लाइट चाहिए। ठीक है, सो नॉट, इट इज नॉट एसेंशियल इन अर्ली ग्रोथ ऑफ प्लांट, बट लेटर ऑन इट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस से ही हमें जो फूड रॉ मटेरियल मिल रहा है वो आगे वापस रेस्पिरेशन में काम आएगा। वी नीड लाइट ऑल्सो। एंड देन फाइनली ग्रेविटी। प्लांट की ग्रोथ में ग्रेविटी का भी रोल है। देखिए, एक प्रॉपर जो प्लांट का स्ट्रक्चर है, जो प्लांट एक सीधा खड़ा है, जिसकी रूट जो है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक है, स्टेम नेगेटिव जियोट्रॉपिक है, तो वहाँ ग्रेविटी का बड़ा रोल है। ग्रेविटी प्लांट को प्रॉपर डेवलप करता है, उसके ऑर्गन्स का ओरिएंटेशन, कि स्टेम सीधा है या रूट जो है टुवर्ड्स ग्रोथ जा रही है, ये ग्रेविटी का रोल जरूर रहता है। और इससे ही प्लांट का एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज ऑल्सो एसेंशियल, तभी तो एक प्रॉपर ग्रोथ भी अच्छे से होगी। कई बार प्लांट टेढ़े मेढ़े होते हैं तो ढंग से ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सो इट डिटरमाइन द डायरेक्शन, इट डिटरमाइंस डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ ओरिएंटेशन और मूवमेंट ऑफ मेन रूट एंड स्टेम, कि रूट किस डायरेक्शन में, स्टेम किस डायरेक्शन में, ब्रांचेस कैसे क्या जाएंगे, तो ये सारा का सारा जो है इसके लिए ग्रेविटी का भी रोल है। तो ये कुछ अलग अलग तरह के फैक्टर्स हो गए। फैक्टर्स जो सबसे एसेंशियल हैं, ये शुरू के 3 सबसे एसेंशियल हैं, 3-4 एसेंशियल, वाटर चाहिएगा, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए, टेम्परेचर। ठीक है, उसके अलावा लाइट और ग्रेविटी का भी ग्रोथ में रोल रहेगा। ठीक है, तो ये तो हमने फेजेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ रेट, ग्रोथ की कंडीशंस, अभी तक मैं आपको प्लांट ग्रोथ के ये फीचर्स बता रहा हूँ, सारी चीजें कैसे कैसे ग्रोथ हो, कितने तरह की ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, ग्रोथ के इस पूरे पैटर्न में, ठीक है, ग्रोथ के साथ साथ अगर हम आगे बढ़ रहे हैं, जैसे ग्रोथ और डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, तो एक और बात आती है डिफरेंशिएशन की, कि ग्रोथ से तो क्या हो रहा है, चलो चीजें नई बनती आ रही है, नई सेल बन रही है, डिवीजन हो रहा है, इलोंगेशन हो रहा है, उसके बाद डिफरेंशिएशन भी होगा, तभी तो प्लांट के प्रॉपर पार्ट बनेंगे और पूरा लाइफ साइकिल ढंग से चलेगी। ओवरऑल को फिर हम डेवलपमेंट कहते हैं। डेवलपमेंट में इसीलिए तो कहा था ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन दोनों आएंगे। अच्छा, जब डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो डिफरेंशिएशन तो मैंने आपको बताया भी था, डिफरेंशिएशन से ही मिलते जुलते 2 टर्म और आते हैं, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन। अब ये चीजें हम एनाटॉमी में भी समझते हैं, सेल के अंदर भी आती हैं। हम जब ग्रोथ की बात करें तो यहाँ भी समझ लें व्हाट इज डिफरेंशिएशन, व्हाट इज डी डिफरेंशिएशन,
व्हाट इज रीडिफरेंशिएशन, क्योंकि ग्रोथ के साथ साथ इनका भी बड़ा रोल रहता है। ठीक है, इनकी डेफिनेशन में एनसीईआरटी में भी समझा रखी है। पहले बात करते हैं डिफरेंशिएशन की। डिफरेंशिएशन क्या है? इट इज द फिनोमिनन बाय विच न्यूली फॉर्म्ड सेल्स अंडरगो परमानेंट चेंजेस इन देयर स्ट्रक्चर, बायोकेमिस्ट्री, साइज, फिजियोलॉजी ऑफ सेल वॉल, प्रोटोप्लाज्म एटसेट्रा। मतलब ठीक है, ये तो एक प्रॉपर डेफिनेशन है। डिफरेंशिएशन का मतलब है सेल जब डिवाइड होकर बनी और अब ये तय हो गया कि ये सेल आगे डिवाइड नहीं करेगी, नाउ दिस सेल अंडरगो डिफरेंशिएशन। अब उस सेल का फ्यूचर डिसाइड होता है कि उसे क्या काम करवाना है, तो जिस तरह का उसका फ्यूचर है उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस होना शुरू होते हैं। दिस इज, यू कैन से, द काइंड ऑफ स्पेशलाइजेशन अकॉर्डिंग टू द वर्क अलॉटेड। जिस वर्क के लिए, अगर उस सेल से लीफ बननी है, उस सेल से कुछ और वस्कुलर टिश्यू बनना है, कोई और चीज बननी है, तो सेल उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करती है। तो उसके अंदर जो परमानेंट चेंजेस आएंगे उनके स्ट्रक्चर में, उसकी बायोकेमिस्ट्री में, उसकी शेप साइज के अंदर, उसकी सेल वॉल और भी जो भी चीजें हैं, प्रोटोप्लाज्म कंटेंट, ये जो परमानेंट चेंज आएंगे ये सब क्या है? डिफरेंशिएशन है। जैसे नॉर्मली जो सेल एक्टिवली डिवाइड करती है उनमें प्राइमरी सेल वॉल ही होती है और इसलिए फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, शेप साइज बदल सकता है। अब जब पता चल जाता है कि अब इसको जाइलम बनना है, फ्लोएम बनना है, कुछ और है, तो वो उसके अकॉर्डिंग स्पेशलाइज्ड हो जाती है, तो उसमें सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगी। प्रोटोप्लाज्म में भी उन चीज़ों का सिंथेसिस होगा जो उसके वर्क के लिए ज़रूरी है। जाइलम में तो अलग तरीके का, फ्लाइम में अलग होगा, क्लोरन काइमा, कोलन काइमा, बहुत सारी सेल्स हैं, तो अलग अलग एक्टिविटी के लिए जो सेल्स हैं तो वो परमानेंट चेंजेस में जाएंगे। दिस अनेबल्स द सेल्स टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। तो जो अलग अलग फंक्शंस के लिए जो भी प्लांट के टिश्यूज और ऑर्गन बनेंगे उसमें सेल का जो ये स्पेशलाइजेशन है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। जैसे हम बात करें डेवलपमेंट ऑफ ट्रेकरी एलिमेंट, ट्रेकरी एलिमेंट में ट्रैकिड्स वेसल, वो जाइलम एलिमेंट जो है, फिर फ्लोएम हुआ, क्लोरन काइमा, कोलन काइमा, स्टोमेटा, प्लांट के ये जितने स्पेसिफिक टिश्यूज और ऑर्गन है ये सब डिफरेंशिएशन से बनेंगे। और यूजुअली जो डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं ये अब डिवाइड नहीं करती, दे लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड। ठीक है, सो डिफरेंशिएशन के बाद अब ये डिवाइड नहीं करेंगी। ठीक है, एक और चीज ध्यान रखिएगा, लाइक ग्रोथ, डिफरेंशिएशन इज आल्सो ओपन इन प्लांट। प्लांट में डिफरेंशिएशन भी ओपन, ग्रोथ इज एन ओपन टाइप। ऐसे ही डिफरेंशिएशन इज आल्सो ओपन। द सेम एपिकल मेरिस्टम, मतलब एक जो आपका एपिकल मेरिस्टम है उससे जो सेल्स नई नई बनी उन्हीं से ही पैरेन्काइमा भी बनेगा, फाइबर बनेंगे, जाइलम, फ्लोएम, कोलन काइमा, एपिडर्मिस, तो वहां बिल्कुल ओपन फॉर्म है। हमने तो रॉ मटेरियल के तौर पर नई सेल बना दी मेरिस्टम ने डिवाइड करके। अब वो जो मेरिस्टम की सेल्स मिली हैं अब हमें इनको परमानेंट में चेंज करना, तो जैसी जरूरत है वैसे करेंगे। कोई यहाँ जाइलम बन रहा है, इसी से फ्लोएम भी बन रहा है, तो सभी उसी से ही बन रहे हैं। यही एक ओपन फॉर्म कहलाता है कि यहाँ शुरू में सारी सेल एक जैसी हैं, उसके बाद डिफरेंशिएट होती जाएंगी। ठीक है, और डिफरेंशिएशन के बाद सेल अपना डिवीजन पावर लूज कर देती है, उसके अंदर परमानेंट स्ट्रक्चरल चेंज हो गया और वो जो फंक्शन के लिए बनी वो अपना काम करती रहेगी। बट कभी कभी क्या होता है, एक बार डिफरेंशिएशन होने के बाद भी डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस कभी कभी सेल को दोबारा डिवाइड करना पड़ता है। अगर कोई डिफरेंशिएटेड सेल फिर से डिवाइड करने लगे तो क्या होगा? पहली बात तो उसमें जो परमानेंट चेंज हुए ये सब चीजें हटती हैं, क्योंकि सेल में जब डिवीजन होता है तो सेल बिल्कुल सिंपल नॉर्मल चाहिए, तो जो स्पेशलाइज्ड हो रखी है वो सब चीजें हट करके सेल बिकम अगेन सिंपल एंड नाउ इट फर्दर डिवाइड्स। अगर कोई डिफरेंशिएटेड सेल अंडर स्पेशल कंडीशन विल डिवाइड अगेन, फिर से डिवीजन स्टार्ट करती है, देन इट इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन, कि डिफरेंशिएशन हटा दिया। तो डिफरेंशिएशन तो हो गया, अब डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन क्या है? ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन सेल लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड बिकम परमानेंट, ये भी बताया था। बट सम सेल्स regions regains their capacity to divide under certain condition। कुछ कंडीशन में सेल अपनी डिवीजन कैपेसिटी रीगेन करती है। ठीक है, द फिनोमिनन वेयर डिफरेंशिएटेड सेल्स रीगेन और अटेन देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल, दिस इज कॉल्ड डी डिफरेंशिएशन। ऐसा होता भी है, आप एनाटॉमी में हम पढ़ते हैं, जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो लेटरल मेरिस्टम से वेस्कुलर बंडल होते हैं, वेस्कुलर बंडल में जाइलम फ्लोएम के बीच में कैम्बियम होता है। वो जो कैम्बियम होता है वेस्कुलर बंडल में वो होता है दरअसल इंट्रावेसिकुलर। तो वेस्कुलर बंडल के अंदर तो कैम्बियम है, अब दो वेस्कुलर बंडल के बीच में खाली जगह होती है, वहां एक नया कैम्बियम बनता है। कैम्बियम क्या है? मेरिस्टेमेटिक सेल से एक तरह से, तो वो क्या है? परमानेंट सेल से बनता है। तो जैसे डी डिफरेंशिएटेड टिश्यू कैन एक्ट, मतलब वही मेरिस्टम की तरह वापस काम करेगा।
जैसे कि इंटरवेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, कॉर्क कैम्बियम, वुंड कैम्बियम्स। जैसे प्लांट के अंदर दो वेस्कुलर बंडल हैं, जैसे ये पास पास दो वेस्कुलर बंडल हैं, अब ये तो इसका कैम्बियम हो गया और ये इसका कैम्बियम हो गया, अब इसके बीच में यहाँ भी कैम्बियम बनता है, ये होता है इंटरवेसिकुलर कैम्बियम। सारे कैम्बियम ताकि रिंग में जुड़ जाते हैं और फिर सेकेंडरी ग्रोथ होती है, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम भी होता है जो स्टेम के बाहर की तरफ जो कॉर्क और छाल होती है वहां बनता है। वाउंड कैम्बियम में प्लांट में कई बार जो घाव लग जाते हैं, प्लांट का हिस्सा टूट गया तो वाउंड क्रिएट हो गया, उसको फिल करने के लिए भी वहां भी कैम्बियम बनता है। कैम्बियम एक्चुअली क्या है, सेकेंडरी ग्रोथ वगैरह के लिए रहते हैं, और इसमें केवल वेस्कुलर बंडल के अंदर जो कैम्बियम है वो शुरू से आ रहा है, बाकी इसके अलावा वेस्कुलर बंडल के बीच में या और भी कहीं कहीं कैम्बियम एक्टिविटी वापस भी आती है, वो डिफरेंशिएटेड सेल ही वापस मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कन्वर्ट होती है। सो डिफरेंशिएटेड सेल अगर वापस डिवाइड करने लग जाए तो उसको डी डिफरेंशिएशन कहेंगे और वो मेरिस्टेम की तरह एक्ट करेगी। एग्जांपल ध्यान रखना, इंटरवेसिकुलर कैम्बियम, कैम्बियम फॉर्म इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल, ठीक है। कॉर्क कैम्बियम, कैम्बियम फॉर्म एट द आउटर पेरिफेरी ऑफ स्टेम और रूट, ठीक है। वाउंड कैम्बियम, कैम्बियम फॉर्म इन द वाउंडेड रीजन। ये कैम्बियम जो है मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं जो डिवाइड करके नई सेल्स बनाएंगे, और ये परमानेंट सेल से बनी है, डी डिफरेंशिएशन। अच्छा, अब जैसे ये कैम्बियम हुआ, अब ये डिफरेंशिएट हो गया, वापस डी डिफरेंशिएशन से एक्टिव हो गया और अब ये मेरिस्टेम की तरह काम करेगा। अब ये कैम्बियम फिर से क्या है, नई सेल बनाएगा, जाइलम फ्लोएम जो भी बनाएगा, ठीक है। अब वो जो इस कैम्बियम से जो डी डिफरेंशिएशन से जो कैम्बियम बना उससे फिर नई सेल बन रही, अब वो नई सेल फिर से परमानेंट होगी मान लो, अब उनमें फिर डिफरेंशिएशन हो गया। तो एक डिफरेंशिएटेड सेल जब वापस डिवाइड करने लग गई, डी डिफरेंशिएशन, अब इससे जो नई सेल बनी उनमें फिर डिफरेंशिएशन हो गया, री डिफरेंशिएशन, ठीक है। अभी ये जब डिवाइड करेंगे तो नई सेल बनाएंगे, अब इनका वापस से डिफरेंशिएशन होगा तो उसको फिर री डिफरेंशिएशन कहते हैं, एक और टर्म आती है इसीलिए री डिफरेंशिएशन। द डी डिफरेंशिएटेड सेल्स कैन अगेन लूज देयर एबिलिटी टू डिवाइड एंड बिकम परमानेंट सेल। तो जो डी डिफरेंशिएटेड सेल्स हैं जो डिवाइड हो रही हैं, जो नई सेल, अब उनमें वापस अगर डिफरेंशिएशन हो गया तो वो री डिफरेंशिएशन है, दिस इज कॉल्ड री डिफरेंशिएशन। जैसे कि सेकेंडरी फ्लोएम बनता है, सेकेंडरी जाइलम बनता है, कॉर्टेक्स बनता है, कॉर्क बनता है, ये सब कैम्बियम से बन रहे हैं। और ये कैम्बियम जो है आपकी परमानेंट सेल से डी डिफरेंशिएट होकर के वापस क्या बना, वो मेरिस्टम, फिर अब इससे जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स ये जो बने ये सब वापस परमानेंट हुए, तो अब वापस री डिफरेंशिएशन हो गया। तो डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, तीनों टर्म ध्यान रखनी है, ठीक है। प्लांट के अंदर कई बार जो परमानेंट टिश्यूज हैं, परमानेंट सेल्स हैं, वो भी फिर से डिवाइड करने लग जाते हैं, और इसी चीज को हम क्या कहते हैं, डी डिफरेंशिएशन। फिर इनसे बनी हुई सेल फिर वापस डिफरेंशिएट कर जाती हैं तो वो री डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों टर्म आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। ग्रोथ के साथ साथ डिफरेंशिएशन क्या चीज है, क्योंकि ग्रोथ और डिफरेंशिएशन मिलकर के ही डेवलपमेंट का पूरा पार्ट बनता है। तो मैंने अभी तक जो हमने पढ़ा है ग्रोथ के चैप्टर में, ये ग्रोथ की कुछ जनरल बातें हम पढ़ रहे थे, ग्रोथ के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और ग्रोथ की ग्रोथ कर्व्स, ग्रोथ रेट, ग्रोथ के फेजेस। आप जब एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो एनसीईआरटी में भी आपको ये सारी चीजें मिलेंगी, साथ साथ में एनसीईआरटी जरूर पढ़ते जाएं। वैसे तो मैं बिल्कुल उसी सीक्वेंस में ही आपको बता रहा हूँ जिस सीक्वेंस में एनसीईआरटी के अंदर चीजें दे रखी हैं, आप चाहें तो देख भी सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चैप्टर स्टार्ट होता है, इनिशियली एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, ग्रोथ को लेकर बिल्कुल रीड कर सकते हैं, और उसके बाद ये तो किस तरह से सीड जर्मिनेट होकर के प्लांट बनता है, पूरी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को एक साथ दिखाने की कोशिश की है। और फिर ये ग्रोथ का डेफिनेशन है, ग्रोथ इनडिटर्मिनेट अनलिमिटेड होती है वो एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। ये वाला डायग्राम मैंने भी आपको बताया था, शूट एपिकल मेरिस्टेम रूट और वेस्कुलर बम्बियम लेटरल रूट, ये सारे ग्रोथ के पैटर्न, ग्रोथ का मेजरमेंट कैसे मेजरेबल रहती है तो क्या क्या कैसे मेजर होगा, फेजेस ऑफ ग्रोथ बताए थे, और यही डायग्राम बताया था किस तरह से इलोंगेशन वाले रीजन में सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही, ठीक है। फेजेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ के बाद फिर ग्रोथ रेट, ये डायग्राम हमने देखा था, अरिथमेटिक ग्रोथ, ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ठीक है। ये ग्रोथ के कर्व्स हैं, स्ट्रेट लाइन है एक तो, और एक सिग्मोइड पैटर्न है, दोनों हैं, और दोनों इक्वेशंस भी हैं, LT = L0 + RT एंड W1 = W0 ERT, ठीक है। ये फेजेस और ये वही रिलेटिव ग्रोथ को एक्सप्लेनेशन जो हमने अभी पढ़ा, और फिर ग्रोथ की जो कंडीशंस हैं वो सारी कंडीशंस, और फिर ये डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन का डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ों को एनसीईआरटी से भी साथ साथ में जरूर पढ़ लें, और उसी चीज़ का ही एक्सप्लेनेशन है, व्हाट इज एक्चुअली ग्रोथ एंड द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ, यही हमने लिया, ठीक है। तो ये तो हमारा ग्रोथ वाला पार्ट हुआ। थोड़ा सा आप डेवलपमेंट को भी समझेंगे आगे।
आगे की और कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट फेज में। सो ग्रोथ की डिफरेंट फेजेस और डिफरेंट कंसेप्ट को समझने के बाद अब हम फाइनली डेवलपमेंट पर थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज एक्चुअली डेवलपमेंट। वैसे तो स्टार्ट में ही मैंने डेवलपमेंट को डिफाइन किया था एक सिंगल लाइन में कि डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। एक्चुअली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों में डिफरेंशिएट करना बड़ा मार्जिनल डिफरेंस कह सकते हो। ग्रोथ एक तरह का प्रोसेस है और डेवलपमेंट यूँ समझिए कि उस प्रोसेस का रिजल्ट है। जब हमने ग्रोथ को समझा, ग्रोथ के रेट्स, टाइप्स ऑफ ग्रोथ, फेजेस ऑफ ग्रोथ एंड ऑल दिस थिंग्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ, फाइनली हमें एनसीईआरटी में लास्ट में फिर ग्रोथ को इंक्लूड करते हुए डेवलपमेंट को एक्सप्लेन किया है। एक्चुअली डेवलपमेंट एक ब्रॉड सेंस में लिया जाए, ऑल्दो डेवलपमेंट इंक्लूड्स ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन, बट देखा जाए तो डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ? जब एक ऑर्गेनिज्म की सिंगल सेल जाइगोट से लाइफ शुरू होती है, राइट फ्रॉम द बिगनिंग, फ्रॉम अ सिंगल सेल जाइगोट, उसके बाद वो वेरियस अलग अलग स्टेजेस से होता हुआ फाइनली एजिंग और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो एक ऑर्गेनिज्म का बर्थ से लेकर डेथ तक जो भी उनका पूरा का पूरा जो लाइफ स्पान में उसने वेरियस स्टेजेस पास ऑन किए, उन सब को हम कलेक्टिवली डेवलपमेंटल स्टेजेस कहते हैं, दैट इज सो कॉल्ड डेवलपमेंट। अब जाइगोट से लेकर के फिर वो थोड़ा ग्रो हुआ और एम्ब्रियो से फिर बर्थ होकर के जुवेनाइल स्टेज आई, यंग स्टेज, फिर और डेवलपमेंट और ग्रोथ हुई और उसके बाद में मैच्योर स्टेज आई, रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है, फिर सनेसेंस, एजिंग होता है और अल्टीमेटली ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है। तो ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ में एक सीक्वेंशियल मैनर में, एक ऑर्डरली अरेंज्ड मैनर में एक के बाद एक स्टेजेस से पास ऑन होता है। ये जो सारे स्टेजेस हैं ये डेवलपमेंटल स्टेजेस कहलाते हैं। और आप देखिए एक से दूसरी स्टेज में, दूसरी से तीसरी स्टेज में, यही तो डेवलपमेंट। और ये जो सारा काम हो रहा है डेवलपमेंट का, जो चेंजेस हैं, ये ग्रोथ और डिफरेंशिएशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली जो पार्ट जो काम हो रहा है वो ग्रोथ हो रही है, लेकिन आपके इस ग्रोथ का रिजल्ट ये है कि एक फेज से दूसरे फेज में, दूसरे फेज से तीसरे फेज में ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा है। फाइनली ये पूरा डेवलपमेंटल स्टेजेस बनती। समझ में आई बात? तो हमने ग्रोथ और डिफरेंशिएशन को आपको पहले डिस्क्राइब किया ही है। अगर मैं डेवलपमेंट को प्रॉपरली डिस्क्राइब करूं तो डेवलपमेंट्स आर एक्चुअली सीक्वेंस ऑफ चेंजेस। डेवलपमेंट्स आर सीक्वेंस ऑफ चेंजेस दैट अकर्स इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग, जो कि स्ट्रक्चर में और फंक्शनिंग में दोनों में हो सकती हैं। एंड दिस सीक्वेंस ऑफ चेंजेस अकर्स इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ आइदर ए सिंगल सेल और ए टिश्यू और एन ऑर्गन और एन ऑर्गेनिज्म। हम किसी भी लेवल पर डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म लेवल का डेवलपमेंट, एक ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा है, एक सेल का डेवलपमेंट हो रहा है, तो डेवलपमेंट में आप लेवल कोई सा भी ले सकते हैं। तो एक सेल या एक टिश्यू या एक ऑर्गन या एक ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर और फंक्शन में जो सीक्वेंशियल चेंजेस आते हैं वो डेवलपमेंट है। ठीक है, और विच इन्वॉल्व्स, देखिए क्या क्या चीज इन्वॉल्व होंगी, विच इन्वॉल्व्स इट्स फॉर्मेशन, कि सबसे पहले तो बना कैसे, फॉर्मेशन, देन उसकी ग्रोथ, उसका डिफरेंशिएशन, मैचुरेशन, रिप्रोडक्शन, सनेसेंस एंड डेथ। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ स्पान के अंदर जो सीक्वेंशियल चेंजेस हैं वो हैं सारे, कि फॉर्मेशन या बर्थ कह सकते हो, फिर ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, मैचुरेशन, रिप्रोडक्शन, सनेसेंस, सनेसेंस मींस एजिंग एंड डेथ। ये जो सारे सीक्वेंस ऑफ चेंजेस हैं दे आर कलेक्टिवली कॉल्ड डेवलपमेंट। ओके, तो इसमें मेन चीज ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ही है, जिससे कि सारे फेजेस एक के बाद एक आते हैं। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसमें हमने इनिशियली ग्रोथ की बात करी है और अब मैं इसको समराइज कर रहा हूँ फाइनली डेवलपमेंट में। ठीक है, अगर मैं स्पेशली प्लांट की बात करूँ तो प्लांट की लाइफ में देखो क्या क्या चेंजेस आते हैं। प्लांट ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल पासेस थ्रू द डेवलपमेंटल स्टेजेस। अब ये डेवलपमेंटल स्टेज कौन कौन सी हैं? सीड जर्मिनेशन, सबसे पहले क्या होगा? सीड जर्मिनेशन, फिर छोटा सा सीडलिंग बनेगा, फिर एक यंग प्लांट जुवेनाइल फेज कहेंगे जिसको हम, फिर उसका मैचुरेशन होगा, फिर वो रिप्रोडक्टिव फेज आएगी, मैच्योर होने के बाद फ्लावरिंग होगी, फिर सीड बनेगा, उसके अंदर सीड फ्रूट बनेगा, लास्ट में सनेसेंस होगा और फिर अल्टीमेटली प्लांट पार्ट गिर जाता है, प्लांट की डेथ भी हो सकती है, व्हाटएवर। तो ये जो सारी की सारी सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट, ये मैंने पर्टिकुलरली प्लांट की बताई, तो एक जनरल बात थी। किसी भी ऑर्गेनिज्म के लिए हमने जो डेफिनेशन ली डेवलपमेंट की, दिस इज फॉर एनी ऑर्गेनिज्म, फॉर एनी पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और प्लांट की पर्टिकुलर बात करें तो सीड जर्मिनेशन से लेकर सनेसेंस तक की जो ग्रेजुअल स्टेजेस है, ये सारी उसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस होती है।
ठीक है, हमें एनसीईआरटी में एक बड़े अच्छे डायग्राम से इसको समझाया गया कि डेवलपमेंट और डेवलपमेंट की स्टेजेस। देखिए मैं एनसीईआरटी के डायग्राम को आपको दिखाता हूँ, इस तरह का डायग्राम आपको एनसीईआरटी में मिलेगा। अब यहाँ देखो आप, ये है मेरिस्टेमेटिक सेल्स, मतलब मेरिस्टम ही तो डिवाइड हो रहे हैं, तो वह नई सेल कहाँ से बन रही, मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब मेरिस्टम का डिवीजन हो रहा है। अब प्लाज्मेटिक ग्रोथ का मतलब यहाँ प्रोटोप्लाज्म की ग्रोथ हो रही, प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, सेल का इलोंगेशन भी हो रहा है, ठीक है, डिफरेंशिएशन, मैचुरेशन, ये सारे स्टेजेस हो रही, और उसके बाद फाइनली एक मैच्योर सेल बन गई। अब ये मैच्योर सेल किसी भी चीज की हो सकती है, मैच्योर सेल पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, व्हाटएवर, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक सेल से वेरियस सीक्वेंस के बाद में मैच्योर सेल बनी, फिर ये मैच्योर सेल अपना वर्क करेगी और अल्टीमेटली सनेसेंस होगा और फिर उनकी डेथ हो जाती, ठीक है। ये तो एक पर्टिकुलर पार्ट हो गया बर्थ से लेकर डेथ तक का। मीनवाइल कुछ सेल्स जो है मैंने आपको बताया था डिवाइड ही करती रहती है, मेरिस्टेमेटिक ही रहती है, फिर वो मैच्योर नहीं होती। तो कुछ सेल क्या है, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ हुई थोड़ी और उसके बाद वापस सेल डिवीजन से मेरिस्टेमेटिक सेल्स बन जाती हैं। तो कुछ सेल्स होती जो यहीं से ही रोटेट होकर के वापस इधर आ जाती और ये चलती रहेंगी, लगातार डिवाइड होती रहेंगी। और कुछ सेल्स है वो डिफरेंशिएट करके मैच्योर सेल बन जाएगी और उसका अल्टीमेटली सनेसेंस एंड डेथ हो जाता है। तो ये जो पूरे सीक्वेंस हैं जो ऑर्डरली अरेंज्ड हैं, डेवलपमेंटल सीक्वेंस, इसी को डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक डेवलपमेंट क्या चीज है, ग्रोथ से थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको डिफाइन करना थोड़ा सा अलग रहता है। अच्छा, डेवलपमेंट को हम छोटे लेवल और बड़े लेवल दोनों लेवल पर बात कर सकते हैं। कई बार लाइफ में एक फेज से दूसरे फेज में अगर हम चेंज हुए, जैसे यंग स्टेज से मैच्योर स्टेज में आए, तो भी कहा जाता है हमारा डेवलपमेंट हो गया। तो changes from one phase to another phase is also a kind of development. Okay, conversion of one phase into next phase is also development. जैसे कि leaf initiation to leaf expansion, कि जब leaf initiate हुई अब उसके बाद leaf expand हो रही, तो एक phase से दूसरा phase change हुआ, ठीक है। vegetative और juvenile phase to reproductive phase यानी कि flowering। तो एक phase से दूसरे phase, next phase में pass on होना, transfer होना, ये डेवलपमेंट ही बता रहा है, ठीक है। तो मतलब मैंने आपको शुरू में कहा ना कि ग्रोथ और डेवलपमेंट का रिलेशन कुछ इसी तरह से कि ग्रोथ एक्चुअली वर्किंग है, काम क्या कर रही, और उस वर्किंग का जो रिजल्ट है वो डेवलपमेंट है, इस तरह से समझे, ठीक है। लेकिन हाँ, डेवलपमेंट सारे ऑर्गेनिज्म या यूं कहें सारे प्लांट में एक ही डायरेक्शन में नहीं होता है। डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय मेनी फैक्टर्स, ठीक है। और इसीलिए जरूरी नहीं कि एक स्टेट एक ही डायरेक्शन में हमेशा चलेगा। डिपेंडिंग ऑन एनवायरमेंटल कंडीशंस, डिपेंडिंग ऑन सराउंडिंग कंडीशंस, हमारे डेवलपमेंट का डायरेक्शन चेंज हो सकता है। जैसे हम बात करें ह्यूमन बीइंग में, ठीक है, यंग वंस, बच्चों का बर्थ होता है, उसके बाद उनका बॉडी डेवलप होता है, लेकिन इस डेवलपमेंट में, इस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी बच्चे की ग्रोथ ज्यादा अच्छी दिखेगी, किसी की कम अच्छी दिखेगी, कौन कौन से एनवायरमेंट में रह रहा है उससे बड़ा फर्क पड़ता है, ठीक है। मान लाइट, टेम्परेचर, क्लाइमेट, फूड, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमारे डेवलपमेंट के डायरेक्शन को डिसाइड करेंगे। तो डेवलपमेंट ऐसा नहीं कि एक स्ट्रेट लाइन में हमेशा सब में एक जैसा चलता है। प्लांट में देख लीजिए, एक ही स्पीशीज का प्लांट अलग अलग कंडीशन में ग्रो हो रहा है, तो यू विल हैव द डिफरेंट डेवलपमेंट। तो ये हो सकता है, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोसेस इज नॉट ऑलवेज स्ट्रेट, ये हमेशा स्ट्रेट नहीं है। जैसे प्लांट के अंदर हम बात करें तो प्लांट के अंदर नेचर ने इतनी बढ़िया फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि जैसी एनवायरमेंटल कंडीशन है प्लांट अपना डेवलपमेंट उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो जिस तरह की कंडीशन है डेवलपमेंट उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है। और ये जो एडजस्टमेंट, ये जो फ्लेक्सिबिलिटी ऑर्गेनिज्म होती है उसको प्लास्टिसिटी कहते हैं। एनिमल्स में भी होती है, प्लांट में भी होती है, ठीक है। बल्कि प्लांट में यूं कहे तो ज्यादा हो सकती है, क्योंकि प्लांट क्या है, इमोबाइल ऑर्गेनिज्म है, एक ही जगह खड़े रहते हैं, तो वहां जैसा एनवायरमेंट होगा वो अपने आप को उसी तरह से चेंज करता है। तो प्लांट, कई बार हम प्लांट की बात कर रहे हैं तो प्लांट की बात करें तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है ऑर्गेनिज्म की, अवेलेबल एनवायरमेंटल कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने डेवलपमेंट को स्विच करना, ये प्लास्टिसिटी कहलाती है। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इज प्लास्टिसिटी। प्लांट शोज प्लास्टिसिटी व्हिच मींस द एबिलिटी ऑफ ए प्लांट to show different pathways and produces different structure in response to environment. environment के response से अलग अलग तरह के response, अलग अलग तरह के structure डेवलप करना, अलग अलग तरह का डेवलपमेंटल पाथवे लेना, ये प्लास्टिसिटी कहलाती है। बहुत हाई टेम्परेचर है या बहुत लो टेम्परेचर है, वाटर ज्यादा है, वाटर कम है, या और भी कोई जो भी कंडीशंस है, प्लांट जिस तरह के एनवायरनमेंट में है या प्लांट को जिस तरह का एनवायरनमेंट मिल रहा है, प्लांट उसके अकॉर्डिंग अपना डेवलपमेंटल पाथवे
डिसाइड करता है। तो ये जो एबिलिटी है प्लांट की, इसी को हम प्लास्टिसिटी कहते हैं। ये एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है। इससे क्या है, सर्वाइवल चांस बढ़ा। अगर एक फिक्स हो जाता है कि नहीं डेवलपमेंट तो इसी तरह से होना है, अब पता चला एनवायरनमेंट अनफेवरेबल हो गया और प्लांट अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहा डेवलपमेंट को, तो वो प्लांट मरेगा। फिर प्लांट ही नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है। ये प्लास्टिसिटी एक तरह की फ्लेक्सिबिलिटी है और ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल चांस को इंक्रीज करती है। तो इसीलिए डेवलपमेंट इज नॉट ऑलवेज इन स्ट्रेट लाइन, और एक ही पैटर्न नहीं है डेवलपमेंट का, ये कंडीशंस के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल इसका, एग्जांपल ऑफ प्लास्टिसिटी इज हेट्रोफिली। हेट्रोफिली कई बार मॉर्फोलॉजी में पढ़ा दी जाती है, नहीं तो अदरवाइज हम यहाँ भी समझ सकते हैं। हेट्रोफिली का मतलब क्या है, एक ही प्लांट पर अलग अलग तरह की लीव्स का होना, ठीक है, वो भी कंडीशन के अकॉर्डिंग। जैसे हमें दो एग्जांपल एनसीईआरटी में दिए हैं, हेट्रोफिली से हमें समझ में आएगा प्लास्टिसिटी क्या है। हेट्रोफिली इज द फिनोमिनन ऑफ अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म ऑफ लीव्स ऑन द सेम प्लांट। एक ही प्लांट पर अलग अलग लीफ फॉर्म का अवेलेबल होना एंड डिपेंडिंग ऑन द एनवायरमेंटल कंडीशन, इसको हेट्रोफिली कहते हैं। जैसे मैं यहाँ दो एग्जांपल दिए हैं, एक तो ये प्लांट जैसे कि कॉटन, कोरिएंडर, लार्जपर, ये जो प्लांट होते हैं इनमें जुवेनाइल फेज में अलग लीफ दिखती है और मैच्योरिटी पर आने के बाद लीफ का शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। इन सच प्लांट लीफ ऑफ द जुवेनाइल फेज आर डिफरेंट इन शेप फ्रॉम दोज ऑफ मैच्योर प्लांट। तो यंग स्टेज में, जुवेनाइल स्टेज के अंदर लीफ अलग दिखती है और मैच्योर में अलग दिख जाती है, ठीक है। तो ये जो है, ये डेवलपमेंटल, ये जो है इनके फेजेस के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह की लीफ मिल रही है। तो इसी तरह से कुछ कंडीशन और भी हो सकती है। जैसे एक और एग्जांपल है, सिमिलर डिफरेंस इन शेप ऑफ लीव्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन बटरकप प्रेजेंट इन एयर एंड वाटर। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट एयर या एक्वेटिक हैबिटेट वाटर। बटरकप इज अ प्लांट, बटरकप प्लांट लैंड पर होगा, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में होगा तो उसकी लीफ का शेप अलग है, और अगर वो एक्वेटिक कंडीशन वाटर में है तो उसकी लीफ का शेप अलग हो जाता है। तो ये हैबिटेट का डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंट स्टेजेस, डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेज पर प्लांट की जैसे लीफ के अंदर चेंजेस आ रहे हैं, ये प्लास्टिसिटी है। कहने का मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि डेवलपमेंटल सीक्वेंस रिजिड नहीं है, ये बहुत फ्लेक्सिबल है। एनवायरनमेंट और अवेलेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग डेवलपमेंटल स्टेज वेरी करती हैं, ठीक है। और जैसा कि हमने कहा, जुवेनाइल फेज में कुछ अलग, मैच्योरेशन फेज में अलग, लैंड पे अलग, वाटर में अलग, इस तरह से कंडीशन के अकॉर्डिंग डेवलपमेंट वेरी कर सकता है। ओके, जैसे इसके हम एनसीईआरटी का आपको डायग्राम दिखाते हैं। ये डायग्राम आपको एनसीईआरटी में मिलेंगे। ये लार्जपर की दोनों लीफ है, ये जुवेनाइल स्टेज की लीफ है, तो ये एडल्ट स्टेज की लीफ। आप देख लो लीफ के अंदर शेप में चेंज आ गया। ऐसे बटरकप प्लांट के अंदर देखो, टेरेस्ट्रियल अगर रहेगा, वो लैंड पर रहेगा तो इस तरह की लीफ बनती है, एक्वेटिक वाले में लीफ बहुत ही थिन और कटी फटी हो जाती। तो अलग अलग हैबिटेट के अकॉर्डिंग लीफ में चेंज सेम प्लांट पर, और ऐसे ये डेवलपमेंटल फेज के अकॉर्डिंग चेंज। तो ये प्लास्टिसिटी है। प्लांट के अंदर इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ये एक हेट्रोफिली का एग्जांपल है। हेट्रोफिली इज अ गुड एग्जांपल ऑफ प्लांट प्लास्टिसिटी। ध्यान रखना, प्लास्टिसिटी आपको सारे ऑर्गेनिज्म में मिलती है। हर ऑर्गेनिज्म अपनी अवेलेबल कंडीशन के अकॉर्डिंग एडजस्ट होता है और जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग उसका डेवलपमेंट शो होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर डेवलपमेंट को डिफाइन करना, जब हम ग्रोथ के सारे एस्पेक्ट पढ़ चुके हैं, उसके बाद डेवलपमेंट तो केवल हम समराइज कर रहे हैं कि जो ये ग्रोथ हो रही है और जैसे जैसे फेजेस एक के बाद एक आ रहे हैं, ये ओवरऑल प्रोसेस क्या कहलाता है, डेवलपमेंट, ठीक है। अब डेवलपमेंट, एक और चीज, डेवलपमेंट का पूरा पार्ट जो है, ऑब्वियसली बात है, कई सारे फैक्टर्स अफेक्टेड होता है। सो दस इट इज क्लियर दैट डेवलपमेंट इंक्लूड्स टू थिंग्स, ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। ग्रोथ और डिफरेंशिएशन से पूरा डेवलपमेंट होगा। अब ऑर्गेनिज्म का, प्लांट का जो डेवलपमेंट है, बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्टेड होता है। ये फैक्टर प्लांट के इंटरनल हो सकते हैं, एक्सटर्नल हो सकते हैं। इस चैप्टर में आगे अब हमें इन्हीं पर बात करनी है। चैप्टर का ये पहला पार्ट था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और उसकी जनरल प्रॉपर्टीज, जनरल एस्पेक्ट। नाउ अब ग्रोथ और डेवलपमेंट कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट होता है। देखिए, these are various intrinsic or extrinsic factors which influences the developmental stage of plant. Intrinsic का मतलब है इंटरनल फैक्टर, एक्सट्रिंसिक मतलब एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। इंट्रिंसिक फैक्टर कौन कौन से हैं? इंट्रिंसिक फैक्टर इंक्लूड्स इंट्रासेल्यूलर एंड इंटरसेल्यूलर फैक्टर। इंट्रासेल्यूलर सेल के अंदर और इंटरसेल्यूलर सेल के बीच में कह सकते हैं। तो इंट्रासेल्यूलर में एक आता है जेनेटिक फैक्टर, हमारे जो जीन्स है
और जीन की जो वर्किंग है, ऑब्वियसली बात है जीन तो हर काम को रेगुलेट करेंगे, तो हमारे ग्रोथ और डेवलपमेंट को भी रेगुलेट करेंगे। तो इंटरसेल्यूलरी तो हमारा जीन और जीन की वर्किंग, जिससे पूरा डेवलपमेंट रेगुलेट होगा। और इंटरसेल्यूलर में आता है पीजीआर। पीजीआर है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, दे आर जस्ट लाइक प्लांट हार्मोन्स। पीजीआर को इसी वजह से कई बार हम प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं। तो कई तरह के हार्मोन्स डिस्कवर हुए हैं जो प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट को रेगुलेट करते हैं। ये इंटरसेल्युलर है, मतलब है इंटरनल फैक्टर और सेल्स के बीच में वर्क करते हैं। जैसे जो हार्मोन नॉर्मली एनिमल्स में भी होते हैं, तो पीजीआर ये दो हैं। इनमें से हमें इस चैप्टर के अंदर पीजीआर बेसिकली समझना। जेनेटिकल फैक्टर तो सब जेनेटिक्स में जाते हैं आगे, हम यहाँ पर इंटरसेल्युलर फैक्टर पीजीआर पर इस चैप्टर में आगे काफी डिस्कशन दिया, अलग अलग तरह के हार्मोन बताए गए। ठीक है, इसके अलावा एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, जैसे लाइट, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट, ये सब एक्सट्रिंसिक फैक्टर हैं। तो इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक दोनों फैक्टर ऑर्गेनिज्म के डेवलपमेंट को अफेक्ट करेंगे। ठीक है, प्लांट के कई सारे इवेंट्स, लगभग सारे इवेंट्स इन सारे फैक्टर से अफेक्टेड होते हैं। प्रॉपर अमाउंट में जेनेटिकल पार्ट प्रॉपर चाहिए, हार्मोन्स भी बनने चाहिए, और इसके अलावा ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी सही होने चाहिए। ठीक है, अब देखिए टेम्परेचर और लाइट, सॉरी देखिए कौन कौन से इवेंट्स हैं, थोड़ा सा हम इसको और देखें तो द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस वेरियस इवेंट्स अकरिंग इन द प्लांट डेवलपमेंट। प्लांट के डेवलपमेंट में कई सारे इवेंट्स हैं, जैसे सीड्स डॉर्मेंसी, सीड जर्मिनेशन, फ्लावरिंग, प्लांट मूवमेंट। ये दो चार मेन नाम मैंने लिखे। ये अलग अलग तरह के इवेंट्स हैं जो डेवलपमेंटल स्टेजेस में होते हैं, और इन सब में इन एक्सटर्नल इंटरनल फैक्टर्स का रोल रहता है। मैंने ये इसलिए भी लिखे कि हमें एनसीईआरटी में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के एक्सप्लेनेशन के बाद एक तो हमें पीजीआर दिए हैं, मतलब हम आगे पढ़ेंगे पीजीआर पहले तो, जितने भी तरह के हार्मोन्स होते हैं, और उसके बाद इनका इफेक्ट कौन से उस पे है। तो सीड डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट्स तो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी ने फ्लावरिंग के इस पार्ट को जरूर डिस्कस किया है। ठीक है, फ्लावरिंग के पार्ट, और फ्लावरिंग पर लाइट और टेम्परेचर का जो इफेक्ट है, लाइट का इफेक्ट, टेम्परेचर का इफेक्ट, इसको एक्सप्लेन करने के लिए दो छोटे छोटे प्रोसेस हमें समझाए हैं फ्लावरिंग में। एक तो है फोटोपीरियोडिज्म, फोटोपीरियोडिज्म, और एक होता है वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन। ठीक है, फोटोपीरियोडिज्म बेसिकली क्या है? इट इज द इफेक्ट ऑफ लाइट ऑन फ्लावरिंग। प्लांट की फ्लावरिंग पर लाइट का क्या इफेक्ट रहता है, इसको एक्सप्लेन करता है ये प्रोसेस। वर्नलाइजेशन इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर ऑन फ्लावरिंग। फ्लावरिंग पर टेम्परेचर के इफेक्ट को वर्नलाइजेशन में एक्सप्लेन किया जाता है। तो वही चीज मैंने एक जस्ट एक एग्जांपल दिया, एनसीईआरटी ने बहुत डिटेल नहीं दी है किसी डॉर्मेंट, हालांकि मॉड्यूल और इधर उधर हम सीड डॉर्मेंसी, सीड जर्मिनेशन, मूवमेंट वगैरह भी दे रखते हैं, बट एनसीईआरटी के अंदर केवल फ्लावरिंग वाले पार्ट पर ही एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, हम एनसीईआरटी को अगर फॉलो करते हैं तो हमें फ्लावरिंग को समझना है कि फ्लावरिंग पर लाइट का इफेक्ट, फ्लावरिंग पर टेम्परेचर का इफेक्ट। ये एक सैंपल दिया है हमें ये बताने के लिए कि किस तरह से ये फैक्टर्स प्लांट ग्रोथ, प्लांट डेवलपमेंट की वेरियस इवेंट्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, लाइट का फ्लावरिंग पर इफेक्ट जिसको फोटोपीरियोडिज्म कहा जाता है, टेम्परेचर का फ्लावरिंग पर इफेक्ट वर्नलाइजेशन कहा जाता है, इसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर के आगे के भाग में हमें पहले तो पीजीआर समझने हैं, सारे क्या क्या है पीजीआर और उनका क्या रोल है, क्या फंक्शन है, और उसके बाद इफेक्ट ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर ऑन फ्लावरिंग, दैट इज फोटोपीरियोडिज्म और वर्नलाइजेशन को भी आगे डिस्कस करेंगे चैप्टर के अगले सेगमेंट में। थैंक यू।